तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन को ट्राई करके खुद से देखो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके माध्यम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से पानी प्रभावित होता है। यदि पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाली पानी का आयतन लीटर में ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में समझो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोला है कि कोई एक पाइप है जिसका आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। कितना दे रखा है? 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में आपको वाटर फ्लो का रेट भी दे रखा है। कितना कितना का स्पीड है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको एक क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखा है कि पाइप हमेशा 60% फुल रहता है। तो ये भी आपको कंडीशन में दे रखा है। आपसे सिंपली क्या पूछ रहा क्वेश्चन में कि बताओ इस पाइप से 5 मिनट में जितना पानी गिरेगा उस पानी का वॉल्यूम बताओ क्या होगा लीटर में। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कई लोग छोड़ देते हैं और या फिर जो लोग बनाते भी तो उनको समझ नहीं आता कि करना क्या होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली देखो आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी 5 मिनट में जितना पानी गिरेगा उसका वॉल्यूम बताना है आपको कि क्या होगा लीटर में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मेरा वॉल्यूम होता है क्या है। तो भाई जिस एरिया से, मतलब जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना पानी गिरेगा और जितने स्पीड से गिरेगा वही तो मेरा वॉल्यूम कहलाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर। एरिया मेरा क्या हो जाएगा? उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से आपका पानी निकलेगा। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वाटर का स्पीड, जितने स्पीड से पानी गिर रहा है। तो बस यही तो हो गया मेरा वॉल्यूम। आपसे क्वेश्चन में पूछा था 5 मिनट में कितना होगा वॉल्यूम, तो लीटर में आपको बताना है। तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लो, फिर उसके बाद हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ रहे हो? तो बस आपको इसको ये सॉल्व करना था। अब हो सकता था क्वेश्चन में आपको यहां पर एरिया ना देके आपको केवल पाइप का यहां पास रेडियस दे सकता था। ठीक है, यहां पर केवल अगर आपको रेडियस दे देता तो फिर क्या करते आप? रेडियस के थ्रू से आप क्या निकालते? एरिया निकालते। फिर एरिया निकालने के बाद फिर आप वॉल्यूम निकालते। बात समझ रहे हो? क्योंकि मेरा पाइप का जो होता है वो कौन से शेप में होता है? सर्कल के शेप में होता है। तो बस यहां से आप समझ सकते हो। तो यहां पर फिलहाल आपको एरिया दे रखा है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्वर्जन का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको एरिया कितना दे रखा है? 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम लोग उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10.4, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 10 के पावर में -4 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। अब आपको पता है स्पीड भी दे रखा था वाटर का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इसको भी मीटर में चेंज कर लेता हूँ। हमको पता है कि 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूँ ये 54,000 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आपको देखो ये मीटर प्रति घंटा हुआ है, आपसे पूछा था 5 मिनट में, तो इसको फिर मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 900 मीटर पर मिनट आपका गिरेगा, मतलब उसका स्पीड है। ठीक है, अब मेरा दोनों चीज निकल के आ गया। अब बस सॉल्व करो। तो अभी मैंने बताया क्या होता है मेरा वॉल्यूम। तो यहां से हो जाएगा मेरा एरिया इंटू स्पीड, जो भी आपका वेलोसिटी होगा वाटर का वो। तो यहां पर मैं अब लिखता हूं तो 10.4, ठीक है, पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर मैं नीचे डायरेक्ट से कर दे रहा हूँ 10000, 4 तो जीरो लग गया। क्या कितना स्पीड था? 900 का था, तो ये 900 हो गया गुना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए, और क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि पाइप पहले से 60% फुल है। यानी मैं लिख सकता हूँ 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। यहाँ पर पॉइंट है तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो लग जाएगा, यानी 3 तो जीरो नीचे हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा ये मेरा क्या निकल के आया है? ये मेरा वॉल्यूम निकल के आया है मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में। और आपको पता होना चाहिए रिलेशन कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लीटर में पूछा है। अगर मीटर वॉल्यूम केवल पूछता तो हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम को सॉल्व कर लेते, वही मेरा आंसर होता। बट आपसे क्या पूछा था? लीटर में पूछा था। तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर होता है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? 1000 से गुना कर ले रहा हूं। तो 1000 से जब गुना करोगे तो नीचे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 गुना 3 27, और 27 गुना 104, यानी 27 चौके कितना हो जाएगा? 108, मतलब 10 कैरी। 27 गुना 10 270, 270 और 10 280, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2808 लीटर आपका होगा 5 मिनट में वाटर का पूरा वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर?
उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दी कि किस तरीका से हो रहा है। आप चाहते तो सेंटीमीटर से भी सॉल्व कर सकते थे, फिर यहाँ पर आपको मीटर से फिर सेंटीमीटर में जाना पड़ता, तो कन्वर्जन का केवल आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। फिलहाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये भी आपका धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था। अब यहां पर देखो क्या बोला है, 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी और सी इस प्रकार है कि उनका औसत 26 है और कंडीशन दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी। यदि इन तीनों का मध्यिका ए प्लस 13 है तो सी का संभावित न्यूनतम मान क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है सी का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। देखो यहां पर मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, आपको जो तरीका समझ आए आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों का दोनों तरीका समझ आएगा। नॉर्मली क्या बोला क्वेश्चन में कि कोई 3 वैल्यू है, ठीक है, कोई 3 नंबर है ए बी सी, इन तीनों का एवरेज दे रखा है 26, यानी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 26 गुना 3 78 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कि इन तीनों नंबर का मध्यिका दे रखा है, यानी कोई भी इन तीनों सेट ऑफ नंबर का मध्यिका दे रखा है, और आपको पता है कि मध्यिका मेरा क्या होता है, कोई भी सेट ऑफ नंबर का उसका बीच वाला ही नंबर मेरा क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। यह मैं आपको बता चुका हूं स्टैटिस्टिक में बड़ी अच्छे तरीके से। मध्यिका मेरा कुछ नहीं होता है, केवल कोई भी सेट ऑफ नंबर का बीच वाला ही नंबर मेरा मध्यिका कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा मध्यिका है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि मध्यिका में क्या होता है, जब भी हम लोग मध्यिका निकालते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी पहले पूरा नंबर को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, तो ये तीनों नंबर भी एक आपका अरेंज है, ठीक है। तो ये मध्यिका आपको दे रखा है a+13, यानी मैं कह सकता हूं कि जो बी का वैल्यू होगा वो a+13 होगा। यानी आपको यहां से पता चल गया कि जो फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 13 नंबर का डिफरेंस होगा। आपसे पूछा था सी का मिनिमम लिस्ट वैल्यू, यानी लिस्ट वैल्यू पूछा है। तो अब आपको समझ आ चुका है, अगर ये दोनों का सम अगर मेरे को पता चल गया, क्योंकि ए आपका ए होगा और बी क्या होगा a+13, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2a+13 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो। टोटल अगर मेरा 78 है तो माइनस कर देंगे इतना, तो ये क्या हो जाएगा 2a-13, यानी 78 में से 13 जाएगा 55, यानी 55 नहीं 65 होगा ना, 65 13 78, तो 65 माइनस 2a हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी यहां का मेरे को पता चल गया कि सी का वैल्यू क्या होगा 65 माइनस 2a। क्लियर। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो था मैं आपको दिखाया हूं अभी तक। चलो अब मैं इसको हटाता हूं। अब कंडीशन क्या दे रखा था कि भाई बी आपका लेस देन इक्वल टू सी है, और ये मेरा पूरा 100% करेक्ट है क्योंकि आपका कंडीशन में दे रखा है। अब आपको मुझे बताओ सी का वैल्यू मेरा क्या आया था 65 माइनस 2a आया था, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर। अब बी का वैल्यू क्या था, वही मध्यिका था, यानी मैं लिख सकता हूँ a+13 लिख सकता हूँ। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, यहाँ पर -2 को यहाँ मैं ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, और 65 में से 13 में और घटा देता हूँ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 5 से 3 जाएगा 2, यानी 52 हो गया। अब मुझे सॉरी ये आपका इक्वल यहाँ पर ये भी है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है। अब यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मुझे आप ही लोग बताओ ए का वैल्यू अब क्या रखोगे जो इस चीज को होल्ड करे। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा था सी का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सी का लिस्ट वैल्यू पूछा था, तो सी का लिस्ट वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब ए का मेरा मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगा। यह चीज आपको समझ में आना चाहिए। यानी ए का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे जो इसको होल्ड करेगा। तो आप बोलोगे ए का वैल्यू मैं अगर 17 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 17 रखेंगे तो 17 गुना 3 कितना, तो 51, यानी 51 मतलब आप देख रहे हो 51 क्या होता है 52 से छोटा होता है। क्लियर। अगर आप ए का वैल्यू जैसे अगर आप 18 रखोगे तो आप देखोगे 18 गुना 3 54, तो 54 क्या 52 से आपका क्या होता है, छोटा है क्या, नहीं छोटा है ना। तो यहाँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को होल्ड भी करवाना है। यानी आप कह सकते हो कि ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 17 ही होगा। तब आपको पता चल गया, यानी ए का मेरा मैक्सिमम वैल्यू अगर 17 है तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू पता चल गया, तो बी का वैल्यू क्या होगा 13 ज़्यादा, यानी 30 हो गया, और सी का वैल्यू क्या होगा बचा हुआ, यानी 78 में से मेरा कितना माइनस करेंगे 47 माइनस कर देंगे, यानी ये मेरा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। यहां पर आपको पूछा था सी का लिस्ट वैल्यू, तो सी का लिस्ट वैल्यू तभी पॉसिबल था जब ए का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होता, तभी तो ये सी का लिस्ट वैल्यू मिलता ना। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। तो ये था आपका पहला तरीका जो आप इस तरीके से समझ सकते थे। दूसरा तरीका भी नॉर्मल इसी तरीका पे बेस है आपका। आपको पता था कि 3 वैल्यू का मतलब तीनों वैल्यू का सम कितना है 78 का सम है। अब मुझे बताना, अगर ये तीनों आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, चूंकि आपको पता है मध्यिका दे रखा, तो इन तीनों का नंबर क्या होगा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो मुझे बताओ
बी का वैल्यू तो आपको पता है, बी का वैल्यू क्या था, a+13 था। तो मुझे बताओ सी का मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सी का मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे। तो आप बोलोगे कि मैं बी का बराबर रख देता हूं, तो बी के बराबर अगर आप रखोगे तो बताओ ये चीज़ सही हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी सी का वैल्यू जो भी होगा वो बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, और ना तो बी के छोटा होगा, क्योंकि ये आपका एक ऑर्डर में आपका नंबर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन में खुद ही बोल रखा था कि बी का वैल्यू सी के बराबर हो सकता है, बट होगा नहीं, ठीक है। तो सी से मतलब बी का वैल्यू क्या होगा, सी से छोटा ही होगा। यानी आप कहोगे कि बी का वैल्यू अगर a+13 है, तो मैं क्या करता हूँ, सी का मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बी से एक ज़्यादा करता हूँ। तो एक ज़्यादा करेंगे तो a+13 में एक ज़्यादा, यानी a+14 करेंगे। पहले एक बार चेक करेंगे कि एक ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए आपका पहले से है और ये आपका बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालोगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा 17। तो बस यहाँ से भी अगर ए का वैल्यू 17 निकल के आ गया तो आपको पता चल गया सी का वैल्यू मेरा क्या होगा, 31 होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर तो वैल्यू आपको आसानी से कट गया, बट हो सकता था क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू ना कटे। जब वैल्यू नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, एक नंबर ज़्यादा ना करके फिर 2 नंबर ज़्यादा करेंगे, 14 से ना करके 15 करेंगे। अगर 15 भी नहीं कटा तो फिर 16 करेंगे। तो जब तक मेरे को इंटीजर नहीं मिलेगा तब तक हमको वैल्यू उसके हिसाब से लिस्ट आपका देखना पड़ेगा चेक करके। तो हालांकि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको आसानी से मिल गया कि पहला वैल्यू 17 होगा, ये 30 होगा और ये 31 होगा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए ये था इसका फंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब ये भी आपका एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग मैक्सिमम लोग इसको लेंदी समझ के छोड़ देते हैं। इसको देखो यहां पर क्या बोला, 2 प्रवेशिका यानी इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को एक साथ भरना शुरू करते हैं। प्रक्रिया के ठीक 1/3 भाग पर पाइप ए का बाधा आ जाती है और इसके बाद बंद करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप टंकी भरने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक का समय लगता है। यदि पाइप ए टंकी को अकेला भरने में 8 घंटे का समय लेता है तो टंकी को अकेले भरने में पाइप बी द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। देखो बताओ, इस क्वेश्चन को अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि बेसिक से बनाओ तो फिर बेसिक से बनाने लगे तो फिर हो गया, या तो फिर आप ऑप्शन देख लो। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। नॉर्मली आपको दे रखा है कि ए और बी, आपको क्या बोला था कि ए और बी आपका पहले काम करता है और काम का 1/3 होने के बाद ए पाइप में खराबी होने के कारण ए पाइप को बंद कर दिया गया। तो बचा फिर कितना काम का, 2/3 बचा। यानी जो बी काम किया वो 2/3 पूरा काम किया अकेले। तो आपसे पूछा था बी के बारे कि बी आपका टोटल कितना वो समय में पूरा टंकी को भरेगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं कर रहा है कि अगर ये मेरा टोटल काम है तो जो भी मेरा टोटल वर्क होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा कि नहीं होगा, ये आपका दिमाग खुद ही बता देता है। तो 3 के मल्टीपल में देखोगे तो आंसर आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा 24, जो कि यही मेरा आंसर भी हो रहा है। तो यहीं तक आपको बना के छोड़ देना था, बनाने का जरूरत ही नहीं था आपको। ये दिमाग में आपको खुद से क्लिक करना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप पूरा बना के ही आंसर निकालोगे। अगर चीज़ें समझ रहे हो तो ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसे टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं कि आप स्मार्टनेस से आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, वैसा नहीं होता एग्जाम में कि आप पूरा बनाओगे तभी जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये सब समझो बात को। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई मेरा जो बी है वो 2/3 काम कर रहा है। तो चलो मैं मान लेता हूँ खुद से टोटल वर्क, क्योंकि आपको पता है कि ए पाइप आपका 8 घंटा में भर रहा है और फिर उसके बाद जब ए और बी मिल के 1/3 भरने के बाद जब बी पूरा काम करता है तब टोटल समय उसको 12 घंटा ज़्यादा लगता है। तो मैं इसी का मल्टीपल में टोटल वर्क कंसिडर कर लेता हूँ। तो टोटल वर्क मेरा आ गया 24। बोलो तो इसका मतलब ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, 3 काम करेगा। अब आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि दोनों मिलकर पहले 1/3 काम कर चुके थे, यानी 24 का ये 1/3 काम कितना होगा। तो आप बोलोगे 1/3 काम 8 होगा और बचा जो 16 काम वो बी किया होगा कहीं ना कहीं। अब मुझे बताओ ये ऑप्शन देख के बी का आप नहीं बता सकते हो कि बी कितना काम कर रहा होगा। आप मुझे खुद ही बताओ, यहाँ पर आपको बी के बारे में पूछा कि बी टोटल कितना समय लेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी ये 16 जो यूनिट है वो बी आपका पूरा फिल किया होगा। अगर वो एक एक घंटा में एक एक यूनिट भी भरेगा तो 16 घंटा तो आपका यही हो जाएगा। आप मुझे बताओ 16 तो यही हो जाएगा। और आपको पता है ए आपका 3 यूनिट फिल कर रहा है, तो ये जब 8 उन लोगों के मिल के द्वारा भरा गया था तो आप नहीं देख सकते हो 3 + 3 और 1 + 1, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। 3 + 3 मतलब 6 आपका ए भरा है और उसी दौरान आपका बी भी एक एक करके 8 भर दिया। यानी आपको पता चल गया कि जो बी का कैपेसिटी है वो बी का कैपेसिटी आपका एक ही हो सकता है।
अगर आप बोलोगे कि नहीं बी का वैल्यू आपका आधा भरने का क्षमता होगा, तो आधा जब आपका बी भरेगा तो आप ही देखो ना 24 का डबल यानी 48 घंटा लगना चाहिए था। आपको ऑप्शन में दिख रहा है 48 घंटा, तो ये तो दिमाग में आपका आना ही नहीं चाहिए। अगर दिख जाए तो फिर एक बार कंफर्म कर लो कि है सही भी है गलत है, तो यानी इसका मतलब बी आपका एक ही भर रहा है। तो यहाँ से 16 घंटा इसको यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर इसको टोटल कितने लगे होंगे, 2 घंटे यहाँ लगे होंगे, यानी 18 घंटे इन लोगों को यहाँ लगे हैं टोटल पूरा भरने में। और आपको पता जब दोनों मिल के भरते यानी 3 + 1 4, तो कितना समय लगता, केवल 6 घंटा लगता। तो 6 और 18 में कितना का दिख रहा, 12 घंटा का ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं लग रहा, यानी आंसर मेरा हर हाल में ऑप्शन डी होना है। तो चीज़ें आपके ऊपर होती, कैसे समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था ग्रुप डी में, थोड़ा सा इसका आंसर आपका गलत था, हालांकि मैंने इसको सुधार दिया आपका ऑप्शन में, इसको ट्राई करो, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या बोला, 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड को काटा दिया गया था। कटे हुए हिस्से में 3 का एक शीर्ष है, परिधि और इसके प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक स्क्वायर है, इसका चारों साइड से आपका मतलब ये जो स्क्वायर है उसका 3 सेंटीमीटर का साइड है, ठीक है। बोल रहा है कि उसका चारों कोना से 0.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड को काट दिया जाता है। मतलब सपोज दैट यहाँ से ऐसे काट दिया गया, यहाँ से ऐसे काट दिया गया, यहाँ से ऐसे काट दिया गया और यहाँ से ऐसे काट दिया गया, तो 0.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड से काट दिया जा रहा है। तो ये मेरा अगर टोटल अगर मेरा 3 सेंटीमीटर का है, तो आप क्या बोलोगे, 0.5 यहाँ कट गया और 0.5 यहाँ कट गया, यानी ये बचा मेरा कितना, 2 बचेगा कि नहीं, 2। वैसे ही यहाँ भी 2 बचेगा, क्योंकि 0.5 यहाँ से कटेगा, 0.5 यहाँ से कटेगा, और वैसे ही यहाँ भी 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, यानी ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि परिधि और इस प्रकार के बने अष्टकोण, यानी ये जो आपका ऑक्टागोन बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया रेस्पेक्टिवली ऑफ द ऑक्टागोन। ये जो ऑक्टागोन आपका बना है काटने के बाद, तो आपका उसका एक बार पेरीमीटर पूछ रहा है और एरिया पूछ रहा है। तो पेरीमीटर तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, पेरीमीटर सॉरी पहले आप एरिया बताओ, ठीक है, एरिया पेरीमीटर जो बताना बताओ। यहां पर देखो पेरीमीटर मेरा क्या होगा, ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, यानी टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब मेरे को ये वाला निकालना है, तो ये वाला आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो। अगर ये मेरा 0.5 है, मैं इसको एक बार हटाता हूं, जैसे कि अगर मैं एक ही कट का बता रहा हूं, जैसे कि आपको पता है ये मेरा 0.5 है और ये मेरा 0.5 यानी जिसको आधा बोलते हैं, और ये आधा होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आधा प्लस आधा यानी 1/4 + 1/4 यानी क्या हो जाएगा 2/4, यानी अंडर रूट मेरा क्या होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 1/√2 होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया। अभी मैंने बताया पेरीमीटर निकालने के लिए मेरा क्या हो गया 2 2 2, यानी 2 4 8 तो हो गया था। 8 के बाद ये वाला मेरा कितना आ रहा, 1/√2 आ रहा। तो टोटल कितने थे, टोटल 4 ठो थे, तो 4 ठो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मेरा क्या हो जाएगा, √2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, यानी मेरा क्या हो जाएगा 8 + 2√2, ये मेरा पेरीमीटर हो गया। समझना, ये मेरा पेरीमीटर हो गया, यानी आप देख सकते हो ये मेरा पेरीमीटर यहाँ पर आपको दिख चुका होगा ऑप्शन में। अब एरिया क्या होगा, तो एरिया भी निकाल लो, क्योंकि आपका यहाँ से आंसर से काम बन जाता। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया भी उसी तरीका से निकालेंगे। आपको एरिया निकालना है उस अष्टकोण का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अष्टकोण का। तो पहले तो एक बार आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे, तो स्क्वायर का साइड अगर 3 है तो एरिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस करने वाला हूँ। तो टोटल आपका 4 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी क्या हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, पर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, इंटू टोटल 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी ये चारों ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, आधा होगा, यानी 9 में से आधा माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा एरिया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, ठीक है, तो मत सोचना ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे, जैसे ही बनेंगे चीज़ें आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से, यहाँ पर भी समझना जल्दी से। 4 अलग अलग, ठीक है, ये 4 अलग अलग है, 4 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य 110 है। यदि इन चारों संख्याओं में से बड़ी संख्या 135 हो तो इन चारों संख्याओं का समुच्चय के पारस का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। यानी कोई 4 नंबर है आपकी बार बोला है, जो कि चारों डिफरेंट है, ABCD, इन लोगों का समांतर मध्य, ठीक है, यानी अर्थमेटिक मीन दे रखा है 110, तो सम कितना हो जाएगा मुझे बताओ तो, 440 हो जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि इन चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या 135 है
तो ये चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या 135 है, तो मैं मान लेता हूं कि डी मेरा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 135 है। अब क्या बोल रहा है, इन चारों संख्या का समुच्चय के पारस का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। यानी इस सेट ऑफ नंबर का आपसे रेंज पूछ रहा, मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है। मैक्सिमम रेंज, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम रेंज पूछ रहा आपसे। तो आप मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए तो रेंज होता क्या है, लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका मतलब मेरा जो बड़ा नंबर है वो तो मेरे को फिक्स कर दिया 135 होगा। तो मेरा अगर मुझको अगर मैक्सिमम अगर मुझे रेंज चाहिए तो इसका मतलब मुझे ए का वैल्यू सबसे मिनिमम रखना पड़ेगा। मेरी बात को समझो, अगर मैं ए का वैल्यू 100 रख देता हूं तो आप तो बोल दोगे कि 135 में से 100 जाएगा तो 35 होगा आपका रेंज। तो मैं जैसे जैसे वैल्यू को कम करूंगा तो मेरा रेंज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको मैक्सिमम रेंज बताना है आपको, तो इसका मतलब ए का आपको मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ए का मिनिमम वैल्यू आप कब रखोगे, आप खुद से नहीं रखोगे ए का मिनिमम वैल्यू, आपको पहले बी और सी का रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वैल्यू वो मेरा ए का कहलाएगा। तो यानी आप कह सकते हो अगर मेरा चार डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, अगर ए का वैल्यू मिनिमम चाहिए तो आपको बी और सी को मैक्सिमम वैल्यू देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो अगर एक वैल्यू 135 का है तो मेरा को इससे छोटा हल्का रखना पड़ेगा 134, फिर ये वैल्यू 133 का रखना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैंने सेम सेम नंबर क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि चारों नंबर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। तो 135, 134 और 133 यानी सम कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 12, 3 6 9 और 9 1 10, 1 2 3 और ये 4, यानी कितना आ गया 402 आ गया। और ये टोटल सम कितना था 440 का था, यानी ये कितना होगा 38 होना ही है। इसको सबसे मिनिमम वैल्यू 38 होगा। अब ये अगर मेरा मिनिमम वैल्यू होगा तो रेंज मेरा कितना हो जाएगा, 135 में से 38 जाएगा तो 97 होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन का ये फंडा था, चीज़ें को समझ गए। अगर आप यही नहीं समझ पाते कि फिर कैसे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बनने से रहा नहीं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें आपको सीखने मिली होगी। अगर आपके पास भी कोई आपको लगता है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके हिसाब से है प्रीवियस पेपर में तो जरूर से मुझे भेजो, जैसे आप चाहो वैसे भेज सकते हो, ग्रुप में भेजना चाहो ग्रुप में भेजो, जैसे भी आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, और यकीन मानिए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन वैसे वैसे क्वेश्चन मैक्सिमम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो आपको अगर अच्छा करना है मैथ में तो वो सब क्वेश्चन को आपको सबको करके चलना है, ठीक है। तो चलिए बस इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।